हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी ऑनलाइन क्लास है साइंस की। और आज हम चैप्टर 5 दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम का रिवीजन करेंगे। इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था वो था नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन हम उन सब्सटेंसेस को, उन चीज़ों को कहते हैं जो कि हमें इन्वायरमेंट से मिलती हैं और उसका इस्तेमाल हम अपने बेनिफिट के लिए कर सकते हैं, जैसे कि सनलाइट है, सॉइल है, या फिर मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, ये सारी चीज़ें। फिर हमने पढ़ा था कि इनका इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। फ्रॉम स्टार्टिंग टू फूड, मतलब खाने से लेकर के जो भी गाड़ी ड्राइव करते हैं उसके लिए जो फ्यूल यूज़ होता है, या फिर जो व्हीकल्स हम इस्तेमाल करते हैं या अप्लाइंसेस जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें किसी न किसी तरीके से क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पे ही डिपेंडेंट है। फिर अगली चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ऐसे संसाधन जो कि रिन्यू हो सकते हैं उन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे कि सनलाइट है या फिर वाटर है। वाटर कैसे है रिन्यूएबल रिसोर्स? वाटर जो है वो वाटर साइकिल के थ्रू रिप्लेनिश हो जाता है, तो इस वजह से वो भी एक नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स ही है। रिन्यूएबल रिसोर्स को हम हिंदी में अक्षय संसाधन कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि अनवीकरण संसाधन। ये ऐसे संसाधन है जो कि समाप्त हो जाएंगे, यानी कि अगर जिस रेट से हम इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इन्हें रिप्लेनिश होने का मौका भी नहीं दिया गया तो ये क्या होंगे, कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे, ये रिन्यू नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल है, पेट्रोलियम है एंड सो ऑन। फिर जो अगली चीज हमने पढ़ी वो थी एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो कि इस्तेमाल करने पर पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे अगर उन्हें रिग्रो करने का मौका नहीं दिया गया, जैसे कि फॉरेस्ट है, कोल है, पेट्रोल है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं, जिन्हें कि हम संपूर्ण संसाधन कहते हैं। फिर आता है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स, यानी कि अटूट संसाधन जो कि कभी खत्म नहीं होंगे चाहे हम कितना भी इस्तेमाल करें, जैसे कि सनलाइट है, एयर है। अगला जो पॉइंट हमने पढ़ा था वो रिसाइक्लेबल रिसोर्स और नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं, रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज, जिनको कि आप रिसाइकिल करके वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पेपर है, ग्लास है, इसके एग्जाम्पल्स। और गैर पुनरावर्तनीय संसाधन यानी कि नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज, इनको आप रिसाइकिल नहीं कर सकते, यानी कि एक बार यूज कर सकते हैं बस, जैसे कि कोल होता है, पेट्रोलियम होता है। फिर हमने समझा था कि फ्यूल्स क्या होते हैं। तो फ्यूल्स जो है हम उन सब्सटेंस को कहते हैं, ईंधन उन सब्सटेंस को कहते हैं, उन चीज़ों को जिसको जला करके हमें एनर्जी मिलती है, जैसे कि अगर एलपीजी की बात करें या पेट्रोल या केरोसिन की बात करें तो ये सारे क्या हैं, फ्यूल्स हैं। एलपीजी, पेट्रोल, केरोसिन, कोल, डीजल, ये सारे क्या हैं, फ्यूल्स हैं। फिर हमने पढ़ा था कि फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है। तो जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो कार्बन रिच डिपॉजिट हैं, जिनको कि बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगा है। और ये जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स के जो जीवाश्म है उनसे बना है, यानी कि जो जिंदा ऑर्गेनिजम्स थे, जिंदा प्राणी थे, उनके मृत अवशेषों से, जीवाश्म से बना है, इसलिए इसे हम जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कोल यानी कि कोयले के बारे में। कोयला जो है वो मोस्टली कार्बन से बना होता है, और ये बनता कैसे है, इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुआ था। तो 300 मिलियन ईयर्स पहले धरती के नीचे में जो जलीय क्षेत्र थे, जहाँ पे बहुत सारे जंगल हुआ करते थे, तो कुछ नेचुरल डिजास्टर की वजह से क्या हुआ कि ये सारे जंगल मिट्टी के नीचे दब गए, और फिर धीरे धीरे करके मिट्टी का लेयर इनके ऊपर बढ़ता चला गया, और इस वजह से टेम्परेचर और प्रेशर भी यहाँ का बढ़ता चला गया। और इस कंडीशन में, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के कंडीशन में, जो ये नीचे पेड़ पौधे थे वो धीरे धीरे किसमें चेंज हो गए, कोयले में चेंज हो गए। इसमें मेनली कार्बन पाया जाता है। और फिर इसमें हमने ये है कोयले का किस तरीके से बनता है ये प्रोसेस। और फिर कोलिफिकेशन यानी कि कार्बनीकरण क्या होता है। तो जिस प्रोसेस से, जिस तरीके से कोयला जो है बनता है, मृत वनस्पति जो है वो धीरे धीरे प्रक्रम के द्वारा कोयले में चेंज होते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं।
फिर कोयले के यूजेस हमने पढ़े, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो कोल का फ्यूल के तरीके से काफी यूज होता है, फैक्ट्रीज में, थर्मल पावर स्टेशंस में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि कोक है, कोल तार है, कोल गैस है, ये भी बनाने के लिए कोयले का यूज किया जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, यानी कि विनाशकारी आसवन। कोल का विनाशकारी आसवन क्या होता है? इस प्रोसेस में, यानी कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में, तो ये जो प्रोसेस है विनाशकारी आसवन यानी कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, इसमें कोयले को एयर की एब्सेंस में हीट किया जाता है। और जब इस तरीके से कोयले को गर्म किया जाता है, एयर के एब्सेंस में, एयर नहीं प्रेजेंट होती है, तो क्या होता है कि वो अपने अलग अलग कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाता है। और इससे हमें कुछ जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स मिलते हैं वो इस तरीके से हैं कि पहला है उसमें से कोक। कोक जो है वो सॉलिड रेजिड्यू होता है जो कि इस प्रोसेस के अंत में बचता है। इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में किया जाता है, साथ ही साथ बहुत सारे मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में भी किया जाता है। अगला है कोल तार। कोल तार जो है वो एक कॉम्प्लेक्स लिक्विड मिक्सचर है कार्बन के कंपाउंड्स का। पहले इसका इस्तेमाल बेंजीन और फिनॉल बनाने के लिए किया जाता था, लेकिन अब ये मोस्टली हमें पेट्रोलियम से मिलता है। फिर तीसरा है कोल गैस। कोल गैस जो है वो मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ और गैसेस का मिक्सचर है। पारंपरिक तरीके से इसका इस्तेमाल जो है वो ईंधन के रूप में किया जाता था। और लास्ट है अमोनिकल लिकर। ये एक इम्प्योर सोल्यूशन होता है अमोनिया का, जिसका कि इस्तेमाल हम नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर्स बनाने में करते हैं। अगला टॉपिक जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था वो था पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल या ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। ये हमें जमीन के अंदर से मिलता है, ओशन बेड के पास से। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है ऑब्टेनिंग पेट्रोलियम, यानी कि हमें पेट्रोलियम कैसे मिलता है। तो ये हमें ऑयल वेल्स हैं, मतलब कि तेल के जो कुएं हैं उनकी ड्रिलिंग से मिलता है। क्या होता है कि वहाँ पे जब ड्रिलिंग होती है तो वहाँ जो पेट्रोलियम का अंदर प्रेशर है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जब वो हाई प्रेशर की वजह से सबसे पहले ऊपर नेचुरल गैस होती है, तो नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट की जाती है और फिर पेट्रोलियम। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जब प्रेशर कम हो जाता है तो पेट्रोलियम जो है वो उस तरीके से राइज नहीं हो पाता है कि हम उसका एक्सट्रैक्शन कर सकें, निकाल सकें उसको। और इस वजह से फिर कुछ जैसे वाटर या गैस, ये सारी चीज़ें इंजेक्ट करके फिर हम क्या करते हैं कि जो पेट्रोलियम है लिक्विड, उसको बाहर निकालते हैं। अगला चीज़ है पेट्रोलियम रिफाइनिंग, यानी कि पेट्रोलियम का परिष्करण। तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग जो है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें कि हम क्रूड ऑयल को उसके कंपोनेंट्स में अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, बाय द मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी कि आंशिक आसवन का जो प्रोसेस है, इसके थ्रू हम पेट्रोलियम को यानी कि क्रूड ऑयल को उसके अलग अलग कंपोनेंट्स में सेपरेट करते हैं। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग, यानी कि पेट्रोलियम का परिष्करण। जो हेवियर फ्रैक्शन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और जो लाइटर फ्रैक्शन है यानी कि लाइटर कंपोनेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे हम ये सेपरेशन करते हैं। और जब हम ये सेपरेशन करते हैं तो हमें इससे जो सबसे हल्का फ्रैक्शन है, लाइटेस्ट फ्रैक्शन, वो मिलता है पेट्रोलियम गैस, जो कि सबसे ऊपर मिलता है। फिर पेट्रोल मिलता है, नैप्था, केरोसिन, डीजल ऑयल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल, और फिर लास्ट में रेजिड्यू। और रेजिड्यू को वापस से अगर हम उसका डिस्टिलेशन करें तो हमें पैराफिन वैक्स मिलता है, एस्फॉल्ट मिलता है। फिर जो अगला चीज़ हमने पढ़ा था वो है नेचुरल गैस, यानी कि प्राकृतिक गैस के बारे में। तो प्राकृतिक गैस के जो रिजर्व्स हैं वो मोस्टली पेट्रोलियम के साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। पेट्रोलियम जो है वो नीचे होता है और उसके ऊपर जो है वो नेचुरल गैस रहती है। नेचुरल गैस में मेनली जो गैस है उसका नाम है मीथेन, CH4। और इस गैस को हम क्या कहते हैं, मीथेन। ये एनर्जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है क्योंकि ये एक क्लीन बर्निंग फॉसिल फ्यूल है, यानी कि जब हम इसे जलाते हैं तो पोल्यूशन बहुत ही कम होता है, मतलब पोल्यूशन ना के बराबर होता है। नेचुरल गैस जो है वो बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आपने सुना होगा, ये एक नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल है जो कि व्हीकल्स में, गाड़ियों में इस्तेमाल की जाती है। इसका इस्तेमाल फैक्ट्रियों में भी होता है, जहां पर ये पाइप्स के थ्रू, जहां भी फैक्ट्री में इसका यूज है वहां पे सप्लाई की जाती है। और इसमें जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में हमने पढ़ा वो है कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल, यानी कि ईंधन का संरक्षण।
जिस रेट से आज हम फ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल है कि आने वाली जनरेशन्स जो हैं वो उनके लिए ये नहीं अब अवेलेबल होगा, खत्म हो जाएगा उस टाइम तक। तो ये जितना हो सके उतना हमें इसको कंजर्व करके रखना है। इसके साथ ही साथ फॉसिल फ्यूल्स का जब हम जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है और हमारा इन्वायरमेंट भी डैमेज हो रहा है। तो हम कुछ स्टेप्स हैं जो कर सकते हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिनको कि हम फॉलो कर सकते हैं साथ। और इसके बाद पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ने भी कुछ रूल्स बताए हैं, कुछ तरीके बताए हैं जिससे कि हम पोल्यूशन क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल। सिंपल स्टेप्स जो आप घर में भी कर सकते हैं कि आप लाइट्स ऑफ कर दीजिए, फैन ऑफ कर दीजिए जब आप कमरे से बाहर निकलते हैं। सोलर कुकर हीटर्स का इस्तेमाल करिए, CFL और फ्लोरोसेंट लाइट का इस्तेमाल करिए। और इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का यूज़ करिए। अगर आपको ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं करना है और आप अकेले हैं, तो यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स। तो ये सारे स्टेप्स हैं, आप इनको कर सकते हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल। नेक्स्ट टर्न पे हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास।